फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रेगमेंट प्रोवाइड इन क्लस्टर बॉन्डिंग। देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी फ्रेगमेंट क्लस्टर बॉन्डिंग के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ध्यान देना, कोई भी फ्रेगमेंट क्लस्टर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान के चलो, सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स है Ir4CO का होल 12। सपोज करो ये एक क्लस्टर हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स इस तरह से है ना, ये आपको मैंने पहले भी बता रखी इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है ना। मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हो आप इस तरह से यहाँ पर। और प्रत्येक IR पर यहाँ पर 3 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। प्रत्येक IR पर कितने क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSIR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन। अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एजवर्क क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उस पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecore classes are always here to help you. Download our app now. कितने कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है? 3 कार्बोनिल यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो आपको देखो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट दिखाई देगा। इसका अलग से बना सकता हूँ। देखो ये IrCO3 है या नहीं है? IrCO3 ये फ्रेगमेंट हो गया। और ऐसे फ्रेगमेंट इसके अंदर कितने? 1 2 3 4। अब आपसे पूछा जाए कि इस क्लस्टर के फॉर्मेशन में एक तरह से ये जो फ्रेगमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ध्यान देना, इस क्लस्टर के फॉर्मेशन में इस फ्रेगमेंट के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन किया गया है, वही यहाँ पर उसी के अपन को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो एक तरह से हो गया इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रेगमेंट प्रोवाइड इन क्लस्टर बॉन्डिंग। कोई भी फ्रेगमेंट क्लस्टर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। और देखो एक केस और बनता है। देखो ये तो हो गया ये जो फ्रेगमेंट है वो क्लस्टर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, वो केस हो गया। एक केस ऐसा भी होता है कि किसी क्लस्टर की बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये पूरा क्लस्टर बना, इस क्लस्टर की बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, वो केस अलग है। अगर मैं कहूँ कि इस क्लस्टर की बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, तो उस कंडीशन में आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके जितने भी आएंगे वह उतने इलेक्ट्रॉन इस क्लस्टर की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब किसी फ्रेगमेंट के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि इस क्लस्टर की बॉन्डिंग में ये फ्रेगमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा। दोनों डिफरेंट केस है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा डिफरेंट केस कैसे है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक तो केस है कि ये फ्रेगमेंट क्लस्टर की बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरा केस है इस क्लस्टर की बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। 2 डिफरेंट केस यहाँ पर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर यहाँ तक? तो कुल मिलाकर इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे उसके बारे में हमको बात करनी है। तो देखो ध्यान देना, जैसे अपन बात करें फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 2 तरह के केस यहाँ पर ले सकते हैं। एक केस अपन ले सकते हैं, ये जो फ्रेगमेंट है वो ट्रांजिशन मेटल का हो सकता है, और जो फ्रेगमेंट है वो मेन ग्रुप एलिमेंट का भी हो सकता है। ये ट्रांजिशन मेटल का भी हो सकता है और मेन ग्रुप एलिमेंट का भी फ्रेगमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 2 केस ले सकते हैं। देखो फ्रेगमेंट ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है ना। फ्रेगमेंट ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, इसके लिए देखो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इंटू एन, 2 इंटू एन। इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको मिटा दो, क्लियर है यहाँ तक। देखो इस फॉर्मूले के बेसिस पर कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर जो एन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एन का मतलब है नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पर ध्यान देना, आपको हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना। देखो ध्यान देना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को काउंट नहीं करना, ठीक है। देखो दूसरा केस यहाँ पर अपन ले सकते हैं बी। देखो ध्यान देना, बी ले सकते हैं फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके लिए? फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पर ले सकते हैं, देखो फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। अब देखो ट्रांजिशन मेटल का कोई फ्रेगमेंट है तो उसमें किस प्रकार से आप फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे? तो देखो यहाँ पर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू एन। यहाँ पर आपको 12 इंटू एन करना है। अब देखो ध्यान देना, जैसे इस केस में एन क्या है? इस केस में एन है नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, ये मेन ग्रुप एलिमेंट का फ्रेगमेंट है, ठीक है। इस केस में यहाँ पर ये ट्रांजिशन मेटल का फ्रेगमेंट है, इसका मतलब एन यहाँ पर है नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। क्या होगा एन? एन इक्वल है नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स, मेटल एटम्स मतलब फ्रेगमेंट के अंदर ट्रांजिशन मेटल एटम्स की संख्या कितनी है वो यहाँ पर होगा। अब देख कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंटर ले लेते हैं। देखो ध्यान देना, हमने ले लिया सपोज करो BH ग्रुप ले लिया, ठीक है ना। ये एक फ्रेगमेंट ले लिया, ठीक है। इसके अंदर अपन को फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करनी है। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के हो गए 3 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1, ठीक है। ये तो हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू एन, माइनस 2 इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप के अंदर एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट आते नहीं था। कौन से एलिमेंट आते हैं मेन ग्रुप में? एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब हाइड्रोजन को तो आपको काउंट नहीं करना, यहाँ पर लिखा है ना एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना। हाइड्रोजन के अतिरिक्त बाकी मेन ग्रुप एलिमेंट कितने? केवल बोरॉन है ना, तो यहाँ पर कितने बोरॉन है? 1 है, तो यहाँ पर होगा n इंटू मतलब 2 इंटू एन, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 ये होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 1 4, 4 - 2 = 2। इसका मतलब है क्लस्टर बॉन्डिंग में जो BH होगा, ठीक है, जो BH होगा वो एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं BH2 ग्रुप्स। अब BH2 ग्रुप्स के लिए फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स हमको कंसिडर करने हैं, काउंट करने हैं। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन तो कैसे करोगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्ट काउंट कर दो। देखो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1, हाइड्रोजन के नंबर कितने? 2। तो 3 इंटू 1, 3 प्लस, है ना, बोरॉन के पास 1 3 है, 3 + 1 इंटू 2, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5। तो यहाँ पर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। बोरॉन के 3, हाइड्रोजन के 2, 5 हो गए। 5 - 2 इंटू n, 2 नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, हाइड्रोजन को काउंट करना ही नहीं, केवल बोरॉन होगा। नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट 1, तो यहाँ पर होगा 5 - 2 इंटू 1 = 3। तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं हम, और भी कुछ एग्जांपल्स लेकर देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। C2H5 C2B5H9, C2B5H9, इसके लिए हमको सपोज करो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, अब कैसे करोगे?
देखो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो कार्बन के तो कितने हो गए 4, कार्बन के नंबर कितने हैं 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने हो गए 1, हाइड्रोजन के नंबर कितने 5, सॉरी यहाँ पर C2B5 है ना, B5। देखो बोरॉन के कितने हो गए 3, इनटू बोरॉन के नंबर कितने 5, प्लस हाइड्रोजन के कितने 1, हाइड्रोजन के नंबर कितने 9, ठीक है ना। ये तो हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। तो देखो 2 इंटू मेन ग्रुप एलिमेंट कितने हैं, 2 तो हो गए कार्बन, 5 हो गए बोरॉन, हाइड्रोजन को काउंट करना ही नहीं, 2 कार्बन 5 बोरॉन, 2 + 5 7, तो यहाँ पर हो गया 7। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, देखो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, प्लस 3 इंटू 5 15, 9 1 इंटू 9 9, ठीक है, और ये हो गया -14। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 8 + 15 23, 23 + 9 32, तो यहाँ पर हो गया 32 - 14 इक्वल, देखो 32 - 14 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि C2B5H9 में फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स है 18। कितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स है इसके लिए 18। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। क्लियर है नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, कुछ एग्जांपल्स अपन मेन ग्रुप एलिमेंट्स सॉरी ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट के भी ले लेते हैं, जैसे कुछ और केस यहाँ पर लेकर देखते हैं। जैसे अपन बात करें CrCO का होल 4, देखो नेक्स्ट एग्जांपल CrCO का होल 4, ये केस ले लेते हैं। इसके लिए वही फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, तो देखो सबसे पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितना आ रहा है। चलो क्रोमियम के पास 6 प्लस एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनटू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के यू काउंट नहीं करने, कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 6, और कार्बन के 4 ऑक्सीजन के 6 10 इंटू 4 करके यहाँ पर आप 40 कर दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। आपको देखना है कि ये जो फ्रेगमेंट होगा इसके फॉर्मेशन में CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का ही तो काम करेगा, इसलिए 2 लिखा है, ठीक है ना। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 इंटू 4 इक्वल कितना हो गया 2 इंटू 4 8, 8 + 6 14, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया 14, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसके लिए देखते हैं अपन फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स इक्वल क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू n, n क्या है नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल है ना, 12 इंटू n क्या है नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम, समझ में आ रहा है ना। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए 14 -12 इंटू नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इसमें कितने 1 है, तो यहाँ पर 1 करना है, इक्वल कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके लिए जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लिए फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है कि किसी को नहीं है ना। देखो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं, जैसे CO6CO का होल 16, देखो CO का होल 16, ये केस ले लिया सपोज करो, ठीक है ना। अब इसके लिए कैलकुलेशन करके हमको यहाँ पर देखना है कि इसमें फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसके लिए देखते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो कोबाल्ट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, कोबाल्ट के नंबर कितने 6 है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, नंबर कितने 16 है। आप जोड़ के देखो 9 इंटू 6, ठीक है ना, कितना हो गया 54 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया 32 प्लस करोगे तो 86। इसके बाद टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 86। अब आपको देखो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स आपको देखना है, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स आपको देखना है। तो देखो ध्यान देना 86 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गया 86 -12 इंटू नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम। ट्रांजिशन मेटल एटम कितने 6 है ना,
कितने ट्रांजिशन मेटल एटम है? 6 है। ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, जैसे 86 माइनस 12 इंटू 6 72 हो जाएगा। 72 इक्वल सॉल्व करोगे तो इसको कितना आएगा? 14। इसका मतलब है इसके अंदर जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे? 14 यहाँ पर हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सब कुछ कि किस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर लेकर देखते हैं हम, जैसे नेटा 5 C5H5 Cr, नेटा 5 C5H5 Cr, ये हमको यहाँ पर देखना है। समझ में आ रहा है ना? चलो इसको भी देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, नेटा 5 C5H5 5 इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस Cr 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो 5 + 6 11, ठीक है। अब इसके लिए देखना है वो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 माइनस 12 इंटू नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम, कितने हैं? केवल एक ही क्रोमियम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम यहाँ पर हो गया 1। तो 11 माइनस 12 इक्वल -1, 11 माइनस 12 इक्वल -1। इसका मतलब इसके लिए जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आया, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स ये कितना आया? -1। कुछ समझ में आ रहा है? देखो बाकी केस में प्लस आ रहा था, जैसे यहाँ पर +14, यहाँ पर 14 आ रहा था, सॉरी यहाँ पर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, जबकि यहाँ पर माइनस है। माइनस का मतलब ये है कि ये जो फ्रेगमेंट होगा वो क्लस्टर बॉन्डिंग के दौरान 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि लेगा। जैसे मान के चलिए कोई भी एक क्लस्टर है, कुछ भी मान लो आप, इस तरह का कोई भी क्लस्टर है, इस तरह का मान लो ना, कुछ भी मान लो, केवल समझने के पर्पज से इसको बना रहे। यहाँ पर कोई भी फ्रेगमेंट है, जो भी फ्रेगमेंट है MLX टाइप का, इस तरह का कोई फ्रेगमेंट है, समझ में आ रहा है ना? इस टाइप का यहाँ पर कोई फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट है वो सपोज करो Cr नेटा 5 C5 है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर क्या है? Cr नेटा 5 C5H5, नेटा 5 C5H5 है, ये है। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट इस क्लस्टर की बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, -1 है, 1 नहीं है, -1 है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन उल्टा इससे लेगा। लेकिन सपोज करो इस जगह पर मान लो कि ये फ्रेगमेंट है CrCO का होल 4, यहाँ पर लगा हुआ है जैसे CrCO का होल 4 ये लगा हुआ है। तो अगर ये फ्रेगमेंट यहाँ पर है तो उसका मतलब है कि ये फ्रेगमेंट इस क्लस्टर के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। मेरे हिसाब से इसका मतलब समझ में आ गया होगा, माइनस या प्लस। तो आप यूँ मत सोचना कि माइनस आंसर नहीं हो सकता, आंसर केवल प्लस ही होगा। आंसर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अगर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है, जैसे यहाँ पर आ रही है, तो इसका मतलब है वो फ्रेगमेंट क्लस्टर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो फ्रेगमेंट क्लस्टर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर माइनस में आती है संख्या, संख्या किस में आती है? माइनस में आती है, तो इसका मतलब है वो फ्रेगमेंट क्लस्टर बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि उल्टा ले लेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन लेगा। मेरे हिसाब से अब इसका क्लियर मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली मतलब क्या है। मेरे हिसाब से किसी को किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं कहते इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रेगमेंट प्रोवाइडिंग क्लस्टर बॉन्डिंग। इससे क्या मतलब है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप किसकी कैलकुलेशन करनी है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, सबके समझ में आ रहा है? करो इसको कंप्लीट नोट।